आज बिहार की बात में हम लोग बात करेंगे बेसिकली एनडीए को लेकर के। देखिए, एनडीए पूरी तरह से कमर कस चुकी है और जिस प्रकार से महागठबंधन में परिवर्तन हो रहे हैं या महागठबंधन अपनी रणनीति बना रही है और जो सर्वे आ रहे हैं उन तमाम मुद्दों को देखते हुए एनडीए ने अपना एक प्लान बनाया है। जिस पर जो कदम महागठबंधन उठा रही है, उनका ये कहना है कि इस बार एमवाई समीकरण के साथ साथ जो दलित हैं उनको साथ लेने की बात करेंगे और उसके हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, तभी जाके वो नीतीश कुमार को वो पीछे धकेल सकते हैं। तो देखिए, इन तमाम चीजों पर अगर आप बात करने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि एनडीए की तैयारी की क्या है और खास करके उसमें भाजपा क्या कर रही है। भाजपा ने अपना वार रूम बना लिया है, यानी कि चुनाव की तैयारी में पूरी तरह उसने कमर कस ली है। और भाजपा की जो तैयारी है उस इस बात से आप जान सकते हैं कि रोहन गुप्ता को बुलाया गया है बिहार। रोहन गुप्ता वही हैं जो जिनकी देखरेख में दिल्ली चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, झारखंड का चुनाव हुआ। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो अब उसमें दिल्ली और हरियाणा में उनका काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस रहा है और दोनों जगह उन्होंने जीत दिलाई है। और वो गुजराती हैं, उनको वहाँ से भेजा गया है, यानी कि गुजरात से मैनेजमेंट एक बार जो फिर है वो बिहार पहुँच गया है और वो सीधा सीधा रिपोर्ट करेंगे अमित शाह को। अब इसमें क्या प्लानिंग हो रही है कि हर जिला के स्तर पर, जिला के लेवल पर जाकर के देखा जाएगा कि वहाँ नेताओं की क्या पोजीशन है, वो टिकट पाने लायक हैं या नहीं है, या जनता के बीच में उनकी कैसी पैठ है। अगर वो नहीं है तो उनके जगह कौन होगा, या कि जहां पर बीजेपी हारती रही है, जिन सीटों पर 2 बार से 3 बार से हारती रही है, क्या वो सीटें इस बार अदला बदली की जा सकती है, वो जेडीयू के खाते में जा सकता है या किसी अन्य घटक दल के खाते में जा सकता है। पिछली बार सीटों की अदला बदली हुई थी लगभग 20 से 22 सीटों पर, और वो अदला बदली के कारण कई बागी उम्मीदवार भी हो गए थे। तो बीजेपी इन चीजों का भी ध्यान रख रही है कि अगर हम सीट बंटवारा करेंगे और उसमें अगर एक्सचेंज करते हैं तो क्या वहां बागी हो सकते हैं या उसके कारण कुछ परेशानी आ सकती है। तो इन तमाम मुद्दों पर गौर करना रोहन गुप्ता का काम है। और रोहन गुप्ता कांग्रेस से आए हैं भाजपा में, ये सब लोग जानता है। कभी कांग्रेस के लाडले हुआ करते थे, लेकिन उनमें वो कांग्रेस में ज्यादा उनको प्रसिद्धि भी नहीं मिली और ज्यादा भाव भी नहीं मिला, लेकिन भाजपा उनका बखूबी फायदा भी उठा रही है और उनको जिम्मेदारी भी दे रही है, जिससे रोहन गुप्ता भी काफी गदगद है। और जिस प्रकार से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसे काफी उनकी चर्चा भी हो रही है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए और वार रूम के जो काम है वो खास करके हर एक नेता से लेकर के, पार्टी के गतिविधि से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के, और तमाम चीजों को देखना है, तमाम गतिविधियों पर ध्यान रखना है और उनको दिशा निर्देश भी देना है कि आपको किस ढंग से काम करना है, कैसे उनको जनता के बीच में जाना है। क्योंकि देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के जो अभी थोड़ा सा दाव पे चल रहा था, चिराग पासवान को लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा जी, तन्माची को लेकर के, तो अब इन मुद्दों को थोड़ा सा विराम कर दिया गया है और उनको बता दिया गया है कि ये स्ट्रक्चर है सीट शेयरिंग का और इसी पे हम आगे चुनाव लड़ने वाले हैं। ये उनको समझा दिया गया है और जहां तक हो सकता है उसको मैनेज करेंगे। खैर, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सीट शेयरिंग को एक तरफ साइड करते हुए भाजपा ने या एनडीए के ये सभी घटक दल ने ये मन बना लिया कि पहले जनता के बीच में जाना है। जिस प्रकार से महागठबंधन भी अपनी तैयारी कर रही है और सर्वे के हिसाब से वो गदगद है, लेकिन अब राहुल गांधी की प्रसिद्धि तो आप देख रहे हैं कि बिहार में दिखाया गया कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा है, लेकिन अब उनका इंटरनल सर्वे में मात्र 6 सीट जीतती हुई कांग्रेस आ रही है। इसीलिए कन्हैया कुमार पर इतना पैसा लगाया जा रहा है, मतलब हर दिन 12 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस भी किस ढंग से तैयारी कर रही है। और मैंने अभी भी बताया था आपको कि वो इस बार दलितों को साथ लाने की तैयारी हो रही है, इसलिए राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और पीडीए का फॉर्मूला दिया था अखिलेश यादव ने यूपी में, इसी की भी कोशिश की जा रही है बिहार में। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जिस प्रकार से भाजपा ने वार रूम बना करके ये साबित कर दिया है कि वो पूरी तरह से, अच्छा ये आप देख लीजिए कि वार रूम बनाना ही उनका एक मकसद ये नहीं है कि चुनाव इसी से जीता जा सकता है, अन्य चीजों पर भी वो ध्यान दे रहे हैं कि कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे किया जाए। अगर हो सकता है तो उम्मीदवार को एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा में शिफ्ट करेंगे। तो इन तमाम चीजों पर भी ध्यान रखा जा रहा है। और पार्टी जो है भाजपा के बारे में कहा जाता है कि एक चुनाव जीतती है तो उसी स्टेट में दूसरे चुनाव के लिए भी उसी समय से तैयारी शुरू कर देती है। तो वो प्रोफेशनली चुनाव लड़ते हैं और ये बात सबको मालूम है। और लोग कहता भी है कि जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है तो मोदी 29 की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि भाजपा किस ढंग से काम करती है। और जदयू भी इस बात का अनुकरण कर रही है, बाकी घटक दल को भी समझ में आ गया है
कि भाजपा इतने जगहों पर अगर इस ढंग से काम करेगी और इस प्रकार से काम करेगी तो उसका फायदा हमें भी कहीं ना कहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए वोट ट्रांसफर कराना भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि भाजपा के जो वोटर है वो जदयू को वोट करे और जदयू का वोटर है वो भाजपा को ही वोट करे, या अन्य घटक दलों का भी वोटर भी मतलब इन लोगों को भी वोट करे, जदयू भाजपा को भी, इन लोगों का भी वोटर भी उनको सपोर्ट करे और वोट ट्रांसफर हो। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि चुनाव से पहले जो अलायंस होते हैं तो उसमें इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इन चीजों का नुकसान भी हो जाता है। लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा का जिस प्रकार से मुद्दा हुआ था उसको लेकर के नुकसान भी उठाना पड़ा था, कुशवाहा वोटर थोड़ा इधर उधर हो गए थे, इस बार उनको भी साधने की कोशिश की जा रही है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देख लेंगे तो भाजपा जिस ढंग से काम कर रही है और जिस प्रोफेशनली वो काम शुरू किया है वो महागठबंधन के लिए थोड़ा सा समस्या पैदा कर सकती है, क्योंकि महागठबंधन में अभी भी मुकेश सहनी और जो सीपीआई सीपीएम वाले हैं, जो आप कह लीजिए कम्युनिस्ट की जितनी भी धाराएं हैं, वो उनके लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। ओवैसी को पहले उन्होंने ना कर दिया है क्योंकि मुस्लिम ध्रुवीकरण का मामला हो जाएगा। तो इन तमाम चीजों को अगर देखें तो एनडीए की तैयारी बखूबी बिहार में चल रही है और आगे इसका होता है क्या ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस प्रकार की तैयारी है वो काबिले तारीफ।